आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल पे। और आज हम करने जा रहे हैं बौद्ध धर्म ग्रंथ। हम अपने प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत के लिए बौद्ध और जैन धर्म जो ग्रंथ हैं वो कैसे हमें हमारे भारतीय इतिहास के जानने में महत्वपूर्ण हैं। हम जो बौद्ध धर्म ग्रंथ होते हैं ये हमारे प्राचीन इतिहास को जानने का भी एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इसमें हमें क्या पता चलता है, बौद्ध धर्म जो है, बौद्ध धर्म के अंदर हमें धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक पहलू के बारे में जानकारी मिलती है। और इनकी रचनाएं हैं, बहुत प्रमुख रचनाएं हैं। कौन कौन सी रचनाएं हैं? एक है त्रिपिटक, दूसरी है जातक कथाएं, तीसरी है मिलिंद पन्नु, चौथी है महावंश और दीपवंश, पांचवी है ललित विस्तर और छठी है दिव्य वेदान और सातवीं है महावस्तु और बुद्ध चरित व सौरानंद की रचनाएं। इन सब से हमें प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में पता चलता है। यह भी एक महत्वपूर्ण स्रोत है। तो चलिए बात करते हैं। त्रिपिटक 3 है, जिसमें हमारा पहला आता है विनय पिटक, दूसरा आता है सूत पिटक, तीसरा आता है अभिधम पिटक। ये 3 पिटक पेपरों में आते हैं और उसमें पूछा जाता है कि विनय पिटक के अंदर क्या आता है, सूत पिटक के अंदर क्या आता है और अभिधम पिटक के अंदर क्या आता है। तो हम पहले जानेंगे कि विनय पिटक क्या है। विनय पिटक के हमें अंदर क्या पता चलता है। वैसे इन तीनों जो ये त्रिपिटक हैं इनसे हमें तत्कालीन धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक स्थिति के बारे में जानकारी मिलती है उस समय की। और जो विनय पिटक है, विनय पिटक में हमें जो पता चलता है इसमें हमें बौद्ध भिक्षुओं और भिक्षुणियों के आचरण संबंधी नियमों का वर्णन मिलता है। विनय पिटक में क्या दिया होता है, जो बौद्ध संबंधी आचरण होते हैं भिक्षु और भिक्षुणियों के, उनके संबंधित नियमों का इसमें वर्णन किया जाता है कि इन भिक्षुओं और भिक्षुणियों के ये आचरण के नियम हैं। और सूत पिटक में क्या पता चलता है? सूत पिटक में हमें महात्मा बुद्ध के उपदेशों का सार संग्रहित होता है। क्या होता है? महात्मा बुद्ध के उपदेशों को सूत पिटक में संग्रहित किया गया है। और अभिधम पिटक में क्या होता है? महात्मा बुद्ध के उपदेशों को दार्शनिक रूप में व्याख्या की गई है। दार्शनिक रूप में क्या की गई है? अभिधम पिटक में महात्मा बुद्ध के उपदेशों की व्याख्या की है। तीनों पिटक की जो भाषा है वो कौन सी है? पाली भाषा में लिखे गए हैं। ये भी पूछता है कि त्रिपिटक किस भाषा में लिखे गए हैं, तो हमारा राइट आंसर होगा पाली भाषा में लिखे गए हैं। ये भी पूछा जाता है। फिर हम बात करते हैं उसके बाद जातक कथाओं में। जातक कथाओं में क्या दिया होता है? जातक कथाओं में जो है महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों का विवरण दिया होता है। इनमें कथाएं दे रखी होती हैं महात्मा बुद्ध के पूर्व के जन्मों की। और इनकी संख्या कितनी होती है? 550 जातक कथाएं हैं, जिसमें हमें महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों का विवरण मिलता है। और ये जातक कथाएं 500 से 200 ईसा पूर्व की धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक स्थिति के बारे में हमें बताते हैं। और फिर आता है हमारा मिलिंद पन्नु। मिलिंद पन्नु में क्या आता है? इस ग्रंथ में हमें यूनानी शासक था मिनांडर और बौद्ध भिक्षु था नागसेन, इन दोनों के बीच जो वार्तालाप हुआ है उसके बारे में हमें पता चलता है। और इन दोनों ने जो वार्तालाप किया है इससे हमें तत्कालीन सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक स्थिति के बारे में पता चलता है। ये भी पूछा जाता है मिलिंद पन्नु में मिनांडर और कौन था जो बौद्ध भिक्षु था जिनके बीच वार्तालाप हुई है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? बौद्ध भिक्षु नागसेन। तो ये भी पूछा जाता है। और फिर उसके बाद बात करते हैं हम महावंश और दीपवंश। ये जो रचनाएं हैं ये श्रीलंका की रचनाएं हैं। ये भी पाली भाषा में लिखे गए हैं और इससे मौर्यकालीन राजनीतिक और सांस्कृतिक के बारे में वहाँ की जानकारी मिलती है। इसके साथ ही जो महावंश और दीपवंश है श्रीलंका के राजवंशों की भी हमें जानकारी प्रदान करते हैं। और इनकी जो रचना काल है वह 4वीं से 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व है। तो ये पूछा जाता है कि महावंश और दीपवंश किस भाषा में लिखे गए हैं? पाली भाषा में लिखे गए हैं। और ये कहाँ की रचना है? श्रीलंका की रचनाएं हैं। फिर उसके बाद हम बात करते हैं ललित विस्तर की। इसमें महायान समुदाय की विचारधारा के अनुसार बुद्ध के जीवन की कथा का वर्णन है। क्या है? ललित विस्तर में हमें क्या दे रखा है? बुद्ध के जीवन की कथा का वर्णन दे रखा है। इसमें हमें गंधार कला और जावा के बोरो बुद्ध मंदिर जो कि इंडोनेशिया में है कि उनके स्थापत्य कृतियाँ, वहाँ की कृतियों की ललित विस्तर पर आधारित है। फिर बात करते हैं हम दिव्य वेदान की। दिव्य वेदान में क्या दे रखा है? दिव्य वेदान में जो है मौर्यकालीन राजनीतिक पहलू पर व्यापक जानकारी प्रदान की गई है। मौर्यकालीन राजनीतिक पहलुओं की जानकारी हमें किससे मिलती है? दिव्य वेदान से मिलती है। और इस
इसमें जो है अशोक के उत्तराधिकारियों का भी उल्लेख हुआ है और पुष्यमित्र सुंग तक के वर्णन किया गया है। इन राजवंशों का इस दिव्य वदान में वर्णन किया है। इन राजवंशों के बारे में हमें दिव्य वदान से पता चलता है। महावस्तु में क्या दे रखा है? महावस्तु में जो है इस ग्रंथ में महात्मा बुद्ध के जीवन व्रत दिया हुआ है। जीवन का व्रत दिया हुआ है किसमें? महावस्तु में। और बुद्ध चरित्र और सौरानंद किसकी रचनाएं हैं? अश्वघोष की रचनाएं हैं। ये भी पेपर में पूछा जाता है कि अश्वघोष की कौन सी रचना है? बुद्ध चरित्र एवं सौरानंद। तो ये भी याद रखना जरूरी है। ये जो है हमें तत्कालीन धर्म और राजनीतिक के बारे में जानकारी प्रदान करती है। बुद्ध चरित्र में महात्मा बुद्ध की जीवनी और बौद्ध सिद्धांतों का वर्णन मिलता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी तो मुझे ज़रूर कमेंट करें, और कोई कमी रह गई हो तो तब भी मुझे कमेंट करके बताएं कि क्या कमी रह गई है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इसके बाद हम करेंगे जैन ग्रंथ के बारे में कि जैन ग्रंथ हमें प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों में कितना महत्वपूर्ण होता है। अब तक हमने बात की थी बौद्ध ग्रंथ के बारे में, जो कि हमें हमारे प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत के रूप में महत्वपूर्ण है। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। तो चलते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।